हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की हमारी जो टॉपिक है वो है फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल। ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर IQ2 का पार्ट 6 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, एक चीज़ और गाइस, अगर आपको इसके PDF चाहिए, जो भी मैं PPTs इस पे अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है एंड लास्ट में आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पे। ओके, वीडियो के लास्ट में भी है। आप मेरे को मेल कर सकते हो एंड उसके प्राइस भी लिखे हुए 25 रुपीज़ आपके बस पर यूनिट के हैं। ओके, एंड पर यूनिट गाइस, ओके, जिसमें यानी पर यूनिट में जितने भी आपके टॉपिक है वो सारे रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ओवरऑल लेने 5 यूनिट्स के तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। वैसे तो मैं सारे अपलोड कर दूँगी वीडियोज़, अगर पॉसिबल होगा तो मैं सभी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आपके पेपर्स तो अब आने ही वाले हैं, 8 तारीख को ही हैं। सो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूँ, ठीक है। और अगर आपको PDF लेना हो, आपको पढ़ना हो तो आप ले सकते हो। एंड PDF के साथ कुछ पेपर सेट भी रहेंगे, ओके, प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल। पहले मैं आपको फ्री स्पेस के बारे में कुछ बता देती हूँ कि फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल होता क्या है। गाइस, ये एक मॉडल होता है जो आपकी रिसीवर की पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मॉडल में हमारा एजम्पशन ये होता है कि या फिर यूँ कहिए कि ये मॉडल यूज़ किसके लिए किया जाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो भी सिग्नल यानी आपका जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसके पाथ में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना ही तो कोई डिफ्रैक्शन होगा। मतलब वो एक लाइन ऑफ साइट में ट्रैवल करेगी, ओके, यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा। उसके एग्जांपल आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड अदर और भी कम्युनिकेशन है, हमें आगे क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल होता है, जो एज्यूम करता है कि ट्रांसमिट एंटीना एंड द रिसीव एंटीना टू बी लोकेटेड इन अदरवाइज एम्प्टी इन्वायरमेंट। मतलब एक एम्प्टी इन्वायरमेंट मतलब वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स है ही नहीं, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स होंगे तभी तो रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन या अदर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब कोई ऑब्स्टेकल्स ही नहीं होंगे वहाँ पे, तो वो तभी आपका ये जो मॉडल होगा वो एप्लीकेबल होगा। इन केस कि आपका सपोज़ करो, आपको पता ही आपके कोर्स में 2 तरह के मॉडल है, एक फ्री स्पेस एंड टू रे मॉडल, या उसको रिफ्लेक्शन मॉडल भी हम कहते हैं। उस मॉडल में हम कंसिडर करते हैं कि हमारी वेव जो है जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया है वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। और उस कंडीशन में हम अपने रिसीवर, जो आपके रिसीवर है, उस पर पावर जो रिसीव्ड होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो पावर रिसीव कैलकुलेट करते हैं फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल में गाइस, वो ये एज्यूम्शन के साथ होती है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो पाथ है वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अब लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है गाइस, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, द मैकेनिज्म बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड टू। सो गाइस, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है तो उसमें कौन से मैकेनिज्म हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है, बट गाइस सेक्टरिंग, इज़ इट पॉसिबल? सेक्टरिंग तो गाइस आपको पता होगा, भी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो सेक्टरिंग आपकी उसमें होती है सेल स्प्लिटिंग। सेक्टरिंग जब हम करते हैं उसको सेक्टर में डिवाइड कर देना, 120 डिग्री 60 डिग्री सब एंगल में हम डिवाइड करते हैं ना, सेक्टर करना आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो उसी तरह स्प्लिटिंग करते हैं, जैसे कई से एक लार्ज सेल होती है उसको कई सारे पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। फिर इसी तरह सेल की सेक्टरिंग होती है, एक सेल को उसके एंगल में एक सेक्टर कर देते हैं, ठीक है, एक एंगल इक्वल एंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सेक्टरिंग होती है, तो वो तो सेलुलर सिस्टम में होती है, ठीक है। उसका यहाँ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो गाइस, उसके मैकेनिज्म सिर्फ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग होंगे, सेक्टरिंग नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, द प्रोपगेशन मॉडल दैट एस्टिमेट रेडियो कवरेज ऑफ अ ट्रांसमीटर इज कॉल्ड। सो गाइस, वो प्रोपगेशन मॉडल जो एस्टिमेट रेडियो कवरेज यानी जो ट्रांसमीटर का जो रेडियो कवरेज है उसको एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया था, वो है गाइस आपका लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल। गाइस, इस मॉडल में क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो डिस्टेंस होती है काफ़ी लार्ज होती है और वो आर्बिट्री होती है, ठीक है, यानी वो काफ़ी लार्ज होती है, या स्मॉल डिस्टेंस नहीं होती है, बहुत ही लार्ज होती है। और इसमें क्या होता है कि हम जो ट्रांसमीटर होता है उसकी रेडियो कवरेज को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका मॉडल जो होगा लार्ज स्केल प्रोपोगेशन मॉडल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस हमारा कि प्रोपोगेशन मॉडल जो कैरेक्टराइज करता है रैपिड फ्लक्चुएशन। सो गाइस जैसा कि अभी हमने पढ़ा लार्ज स्केल प्रोपोगेशन मॉडल, वैसे एक स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन मॉडल भी होता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है कि जो उसको हम फेडिंग मॉडल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो वेव होती है जब वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, फॉर अ वेरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ओवर वेरी शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जब वो ट्रैवल करती है, फिर शॉर्ट आपकी डिस्टेंस होती है या फिर फ्यू वेवलेंथ्स होती है उसकी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी उसमें रैपिड फ्लक्चुएशंस होते हैं गाइस, उसको हम फेडिंग मॉडल के थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यही इसमें पूछा है कि प्रोपोगेशन मॉडल डेट कैरेक्टराइज द रैपिड फ्लक्चुएशन इज कॉल्ड फेडिंग मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस आपका स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम फेडिंग मॉडल भी कहते हैं। आंसर ए होगा गाइस। स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड फेडिंग मॉडल। फेडिंग मॉडल कैरेक्टराइज द रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ द रिसीव सिग्नल। रिसीव सिग्नल जो भी रैपिड फ्लक्चुएशन होता है उसी को कैरेक्टराइज करता है। स्टेंड ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ऑफ अ फ्यू वेवलेंथ और अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। द प्रोपोगेशन मॉडल आर यूज टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ वायरलेस चैनल, यानी ये प्रोपोगेशन मॉडल आपका जो वायरलेस चैनल है उसकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एस्टिमेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल इज यूज टू प्रेडिक्ट, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये रिसीव सिग्नल की स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें एजम्पशन होता है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे EM लिखा, आई थिंक यहाँ पे वर्ड मिस हो गया, एम्प्टी होगा। लास्ट में देखिए द एनवायरनमेंट इज एम्प्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल। मैंने आपको बताया फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बताया। वायर टेलीफोन सिस्टम गाइस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इस मॉडल में फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल में ये एजम्पशन होती है कि इसके बीच की स्पेस जो है एम्प्टी है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ऐसा सैटेलाइट, माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट और वायरलेस लाइन ऑफ साइट में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वायर टेलीफोन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डी नहीं होगा, मतलब आंसर डी होगा गाइस। इसका जो इसमें जो पूछा है कि फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल नहीं हो सकता, तो जो आपका आंसर डी है वो फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल नहीं होगा, मतलब आंसर आपका डी होगा, ठीक है। आपका जो 7 क्वेश्चन नंबर वो है द फ्री स्पेस मॉडल प्रेडिक्ट दैट रिसीव सिग्नल डिके एज अ फंक्शन ऑफ। जो भी हम फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल मैंने आपको बताया था कि हम रिसीव सिग्नल को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिसीव सिग्नल होता है वो डिके एज अ फंक्शन ऑफ, उसमें कह रहा है कि द फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल प्रेडिक्ट दैट रिसीव सिग्नल डिके एज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो वो TR सेपरेशन, यानी जितनी ज़्यादा आपकी जो उसकी सेपरेशन होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिके होगा। एज विथ मोस्ट लार्ज स्केल रेडियो वेव प्रोपोगेशन मॉडल द फ्री स्पेस मॉडल प्रेडिक्ट दैट receive signal decay as a function of the TR separation distance raised to some power. Often it is given as the function of negative square root of the distance, ठीक है। यानी जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे इसमें क्या होगा कि इसकी जो पावर होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस कि आपका रिलेशन क्या होता है गेन और इफेक्टिव अपर्चर एरिया। सो गाइस इसका जो फॉर्मूला होता है वो G = 4π AE अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, जहाँ पे AE आपकी इफेक्टिव अपर्चर एरिया है एंटीना की। जो गेन है गाइस एंटीना की वो प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव अपर्चर एरिया के, और एंटीना जो होता है अगर उसका इफेक्टिव अपर्चर एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसकी गेन ज़्यादा होती है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो एंगुलर बीमविड्थ होती है गाइस वो बहुत स्मॉल हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो पावर होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन, यानी एक तरफ से नैरो बीम, उसकी पावर की जो बीम होती है वो नैरो बीम होती है। कहने का मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में पूरी की पूरी रेडिएट होती है, ठीक है। मतलब बाकी कुछ पावर ओवरऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली पावर कहते हैं ना 90% 95% वो जो होती है आपकी वो नैरो बीमविड्थ के फॉर्म में होती है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। Which of the following antenna radiate power with unit gain uniformly in all direction? So guys ने पूछा है कि वो कौन सा एंटीना है जो पावर जो होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल देता है यूनिटी गेन के साथ। सो गाइस वो एंटीना आपका आइसोट्रॉपिक एंटीना, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आइसोट्रॉपिक एंटीना एक्चुअल में होता नहीं है, बट हम एज अ रेफरेंस इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस EIRP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो गाइस EIRP का फुल फॉर्म है इफेक्टिव आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर, ये आपकी जो अमाउंट ऑफ पावर होती है जो
that a theoretical isotropic antenna would emit to produce the peak power density observed in the direction of maximum antenna gain. So guys, कोई भी एंटीना, वैसे तो मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिकली ऐसा कोई एंटीना नहीं होता जो हर डायरेक्शन में वो इक्वल पावर दे, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो वो एक मैक्सिमम पावर दे रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा पावर दे रहा होगा. सो उसी डायरेक्शन में हम जो आइसोट्रोपिक एंटीना की जो पावर कैलकुलेट करते हैं वही आपकी इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर होती है, ठीक है. और इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट the losses in transmission line and connectors and include the gain of the antenna. Okay, so question number 11 है guys, path loss in free space model is defined as difference of. so guys, path loss आपको पता है क्या होता है कि जो आपकी रिसीव पावर होती है, जो आपकी ट्रांसमिट पावर होती है, उनके बीच का डिफरेंस होता है. तो इफेक्टिव तो ये आपका आंसर होगा इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर एंड रिसीवर पावर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका पाथ लॉस होता है, ठीक है, फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल में. आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, वो है फार फील्ड रीजन क्या होता है. सो गाइस, फार फील्ड रीजन को फ्रॉनहोफर रीजन भी कहते हैं और नियर फील्ड को फ्रेंजल रीजन कहते हैं, ठीक है. जो फार फील्ड रीजन होता है इज़ द रीजन फ्रॉम द एंटीना, एक एंटीना से कुछ दूरी पे ये एक रीजन होता है. इन दिस रीजन द रेडिएटेड पैटर्न डज नॉट चेंज शेप विद डिस्टेंस, यानी इस रीजन में क्या होता है गाइस, जो भी आपका एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता, यानी वो कांस्टेंट होता है. उसकी शेप जो होती है वो डिस्टेंस के साथ, शेप उसकी जैसी भी होगी वो डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट होगी, ठीक है. ऑल्सो दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय रेडिएटेड फील्ड एंड द ई एंड एच फील्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज विथ प्लेन वेव, ठीक है. जो भी इसमें इस रीजन में क्या होता है, जो भी आपकी रेडिएटेड फील्ड होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के प्लेन, उसी के प्लेन में होती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस कि फ्रॉनहोफर डिस्टेंस क्या होती है. तो फ्रॉनहोफर डिस्टेंस गाइस आपकी 2d² बाई लैम्डा होती है. गाइस आपको यहाँ पे 2d2 दिख रहा होगा, वो 2d² है, ओके, 2 इंटू डी की पावर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है. अब ये गाइस आपको दिख ही रहा होगा कि ये सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही है डी पे, ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर के प्रोपोर्शन, तो सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही है डी आपका यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द लार्जेस्ट फिजिकल डायमेंशन ऑफ एंटीना डी. द डिस्टेंस बेसिकली डिनोट द बाउंड्री बिटवीन फार फील्ड एंड नियर फील्ड रीजन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन आइडियल एंटीना. सो गाइस, आइडियल एंटीना तो आपको पता है आइसोट्रोपिक एंटीना को कहते हैं, ठीक है. हालांकि ऐसा कोई प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन हम एज अ रेफरेंस इसको मानते हैं कि आइडियल एंटीना को एज अ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है. सो गाइस, ये जो आपका एमसीक्यू है वो यहीं पे एंड होता है, ठीक है. एंड अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें आप जो भी अदर टॉपिक है उसके एमसीक्यू देखिएगा. गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड मेरे जो भी वीडियोस है उसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है. एंड आप चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जो भी साइड में बेल आइकन होगी उसे प्रेस कर दीजिएगा. गाइस, ये सब आप तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो. नहीं अच्छा लग रहा हो, इट्स ओके, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. गाइस, अगर आपको इसके PDF चाहिए जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन के मैंने अपलोड किए हैं, ओके, मेरे पास ऑल 5 मिनट्स के हैं, ठीक है. मैं अपलोड कर रही हूँ एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं कर दूँगी कल तक सारे अपलोड, ठीक है. सो अगर आपको फिर भी PDF चाहिएगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. मैंने ईमेल आईडी दे दी है, डिस्क्रिप्शन में भी है. एंड यहाँ पे मैंने लिखी हुई ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी. एंड इसके प्राइस भी मैंने लिख दिए. आपको पर यूनिट के गाइस 25 पे करने होंगे. एंड अगर आपको 5 यूनिट का पूरा कॉम्बो चाहिए तो आपको 100 पे करने होंगे. ओके, सो गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो. ओके, थैंक यू.